नोट्स क्या निकालते हो? नोट्स में कुछ नहीं है, ज्ञान यहाँ होता है, टिप ऑफ द टंग नहीं इधर। इसलिए वो समझता है। पेशेंट जैसे देखता हूँ वैसे श्लोक समझ में आते हैं, अरे इस पेशेंट का यहाँ पर लिखा हुआ है, और जैसे श्लोक याद आया वैसे चिकित्सा याद आती है, इसलिए समझता है, इसलिए सोचता है। आगे तो यह डायबिटीज है तब ओबेसिटी। तो मैंने पूछा कि यार ये ओबेसिटी टमी पर क्यों होती है, लोगों का पेट क्यों निकल के आता है? तो बोले मेदोहानम श्रुतसाम वृक्को मूलम वपावनम च। कितने ग्रेट लोग हैं आप, बराबर है। मेदो श्रुतस का मूल क्या है? वपावहन है, इसलिए मेद पेट पर आता है। 100 मार्क्स। अच्छा ठीक है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता है कि मेदोहानम श्रुतसाम वृक्को मूलम, ऐसा कोई आदमी चल रहा है और उसके किडनी के जो एरिया है पीछे के, उस पर ऐसे मेद के 2 बड़े बड़े गोले आए हैं, ऐसा क्यों नहीं होता है? पेट पर ही क्यों आता है? 2 है ना मूल, वृक्को मूलम वपावनम च, तो वपावनम तो आ गया, मेदोहानम श्रुतसाम, तो वृक्क पर क्यों नहीं आते? एक इधर ऐसा ऊपर नीचे, थोड़ा राइट साइड में नीचे गोला और लेफ्ट साइड में ऊपर, ऐसे चल रहा है आदमी। ऐसे देखा है कभी? नहीं। यानी आंसर में गलती है कि नहीं? हम हमारे समाधान के लिए बोल दिए कि मेदो श्रुतस का मूल वपावन, इसलिए वहाँ नहीं होता है। उस कारण से मेद इसलिए जमा होता है पेट पर क्योंकि हम बैठे रहते हैं। आस्या सुखम सचापी गमनात् स्थानम, वो जाने के बजाय बोलता है मैं यहाँ रुक जाता हूँ। स्थानात् आसनम इच्छति, कितना देर खड़ा रहेंगे यार, बैठ जाता हूँ। शयनात् स्वप्नम इच्छति, तो चलने से ज़्यादा खड़ा रहना, खड़ा रहने ज़्यादा बैठ जाना, बैठ जाने से सो जाना उसको अच्छा लगता है। सो सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज़ द कॉज। आप सुबह उठते हो बेड से, ओके, आप बेड से उठते हो और कमोड पर बैठते हो, फिर वहाँ से उठ के डाइनिंग चेयर पर बैठते हो, फिर वहाँ से उठ के आपके 2 व्हीलर पे 4 व्हीलर पे बैठते हो, फिर वहाँ से आके आपके कॉलेज में, आपके ऑफिस में बैठते हो, फिर वहाँ से जाते समय रिक्शा में, 2 व्हीलर में, 4 व्हीलर में बैठते हो, फिर घर में जाके सोफे पर टीवी देखते हुए बैठते हो, फिर वहाँ से उठ के डाइनिंग चेयर पर बैठते हो, फिर वहाँ से उठ के बेड पर सो जाते हो। अभी इसमें आपने जो 3 बार का खाना ठूस लिया वो कौन इस्तेमाल करेगा? तो क्यों खाते हो? 40 साल के बाद आपको खाना ही नहीं चाहिए रात में। 40 तक कम से कम तो थोड़ा एक्टिव रहते हो, थोड़ा शरीर में चेंजेस होता रहता है। 40 में क्या खाक होता है, उसके बाद तो खाते रहते हो डिनर में, और डिनर में खाते हो रोज़ यहाँ जमा करते हो। जिसका यहाँ जमा नहीं होता है उसका यहाँ जमा होता है, जिसका दोनों जगह जमा नहीं होता उसका यहाँ जमा होता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, या पेट बढ़ेगा, या तीनों बढ़ेगा। क्या ठूस रहे हो उस पर निर्भर करता है ना। कुछ लोग तो 3 बार नहीं खाते, 3 बार हो गया कि रात को जाके आइसक्रीम खा के आएंगे, और दोपहर को 4 बजे मंचिंग चाहिए कुछ ना कुछ, और ऑफिस में फ्री चाय है तो 3 बार चाय चाहिए, और चाय में डुबोने के लिए बिस्किट चाहिए। तो ये बुरी आदत है। उसके आहार पर कंट्रोल करो, उसको 70 मिनट का वॉक करो। अच्छा, वो रह गया बोलने का, यहाँ क्यों जमा होता है? क्योंकि वी आर लाइफ टाइम फॉरवर्ड बेंडिंग, आगे झुक के बैठे हम पूरी जिंदगी, कभी पीछे झुके हैं नहीं। अरे गर्भ में भी संकुच चंगन नस्ते अंत कुक्षौ, गर्भ में भी ठीक से नहीं बैठते। जो गर्भ में भी झुक के बैठा है वो जिंदगी में क्या बैठेगा? तो ऑलवेज वी आर फॉरवर्ड बेंडिंग। सो द मोस्ट रिलैक्स्ड एरिया इज टमी, जहाँ पर ताण नहीं है, जहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। मेद उसी जगह जमा होता है जहाँ पर टेंशन नहीं है। आपने कभी देखा है किसी लेडीज़ के ऐसे बड़े बड़े रिस्ट है, इतने बड़े रिस्ट, और आम एकदम छोटा है, ऐसा पतला एकदम ऐसा डेलिकेट, ऐसा देखा है? नहीं है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हिलने वाली चीज़ है, यहाँ मेद जमा नहीं होता है। इसलिए मूव द टमी, उसको बोलो स्पाइनल ट्विस्ट करो, दिन में 100 बार स्पाइनल ट्विस्ट करो। तो स्पाइनल ट्विस्ट करेगा तो इस मेद पर ताण आएगा। सूर्य नमस्कार करो, बैकवर्ड बेंडिंग होता, इस टमी पर ताण आएगा। और उसको बोलता हूँ कि एयर साइकिलिंग करो। अरे रोज़ 70 मिनट चलने के लिए, नहीं सर मेरे घुटने बहुत दुखते हैं, बहुत दर्द करते हैं, वो डिजेनरेशन हो गया है, वो कुछ ना कुछ बताएगा ही वो। तो मैं बोलता हूँ ठीक है चलने को मत जा, तू बेड पर सो जा, उसको बढ़ाना दो। अरे वो बेड पर सो जाओ, बेड पर सो जा और एयर साइकिलिंग कर ले, 3 बार आगे 3 बार पीछे। तो कमर के नीचे का जितना मसल है वो काम करता है 100 बार आगे पीछे, फ्लेक्जन और
एक्सटेंशन दोनों, और स्पाइनल ट्विस्ट, कमर के ऊपर के सारे मसल काम करते हैं। और ऐसा 100 बार रोज करने के बाद उसको 15 दिन के बाद शुगर चेक करने के लिए बोलो, उसके इंचेस गिन के उसको बताने के लिए बोलो, उसमें 5% कम आता है और तब तक शुगर नॉर्मल आ जाती है। तो ये विहार है, ये आहार है। ओके, तो इस तरह से ये मैंने यहाँ पर लिखा कि 5 फीट आदमी का वज़न कितना होना चाहिए, तो एवरेज वज़न होना चाहिए 60। भारत में 5 फीट हाइट का आदमी का एवरेज वज़न 40 प्लस में 60 होना चाहिए, हेल्दी वेट। लेकिन वो कितना होता है, 65, 70, 75, 80। अभी मैंने एक पेशेंट ट्रीट किया, 147 उसका वेट है और एज है 23 साल की उम्र में 147 वेट है उसका। तो इतने लोग खाते हैं। तो क्या होता है कि जैसे जैसे वेट बढ़ता जाता है, यू आर कैरिंग दैट मच एक्स्ट्रा लोड ऑन योर बॉडी। हमें चरक क्या पढ़ाता है कि स्थौल्य की संप्राप्ति, मेदसावृत मार्गत्वाद, चरण संदुक क्षयत्यति। अरे काहे का वात और काहे का अग्नि, मुझे तो कभी समझ में नहीं आया। मेरी संप्राप्ति ये है कि जिस आदमी का अपने शरीर का वजन 60 से 80, 90 हो गया है, वो 20-30 किलो वजन ढो रहा है, इज कैरिंग एवरी मोमेंट ऑन हिज ओन बॉडी। तो इतना सारा वजन ढोने के लिए उसको एनर्जी की डिमांड है, और एनर्जी की डिमांड है इसलिए वो भूख लगती है, भूख लगती है इसलिए वो खाता है इसलिए जो अभी 60 था उसका 65 हो जाता है और भूख लगती है। आपको ये सर्कल तोड़ना है। इसलिए वो जो भूख है वो आप डिनर इज़ द कल्प्रिट समझ के लाजा खिलाओ उसको। फिर धीरे धीरे उसका लोड कम होता है, उसका दीपन हो जाता है और चलने से उसका फैट कम हो जाता है, और स्लोली 1 मंथ 10% वेट लॉस इज पॉसिबल। नेक्स्ट, अगली स्लाइड ले लो भैया। ये मेरा श्लोक है, वाग्भट ने लिखा, वाग्भट सूत्र 14 में, नहीं स्थूलस्य भेषजम। आप देखो, आप वाग्भट पढ़ते क्यों नहीं मुझे पता नहीं है। अष्टांगहृदय सूत्र स्थान अध्याय 14, उसमें वाग्भट लिखता है, ब्रूहणम लंघनम वालम अतिमेदोग्नि वातजित, नहीं स्थूलस्य भेषजम। स्थूल का कोई औषध ही नहीं है। मैंने उसको चेंज किया, आई एम वाग्भटिया, मेरी ज़िंदगी की गाड़ी वाग्भट चलाता है। ये क्या होता है, हम फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लेते हैं, 1988 में हमारा एडमिशन हुआ, 17-18 साल की उम्र रहती है, तो सामने बैठी लड़की लगती है, वो लगती है यार कितनी क्यूट है। उम्र ही ऐसी होती है ना, कोई भी लड़की लगता है कि ये क्रश है, गर्लफ्रेंड है वगैरह वगैरह। हमारे बारे में क्या हुआ कि किसी लड़की का प्रभाव मन पर पड़ने से पहले ये आके खड़ा हो गया, मुझसे प्यार करोगे? वाग्भट खड़ा आके हो गया कि विल यू लव मी। तो पहला पार वाग्भट के साथ हो गया। इस कारण से दूसरा कोई है ही नहीं। इस जमी से फलक के दरमिया तुम ही हो, बाखुदा तुम ही हो। पुराने ज़माने के जो लोग हैं, हमारे एज के जो लोग हैं, उन्होंने राम तेरी देखी होगी। उस समय देखने को नहीं देते थे हमें, राम तेरी गंगा मैली, उसमें मंदाकिनी थी, उसके सारे सेक्सी शॉट थे। उसमें हीरो था राज कपूर का तीसरा लड़का राजीव कपूर, वो बाद में कभी आया नहीं। उसकी जो एंट्री है हीरो की, वो एक गाने के साथ है। वो कश्मीर में घूम रहा है और उसकी एंट्री जो है वो गाने के साथ है। वो कहता है कि मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, वादियों से कारवा तक, इस ज़मीं से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ दूसरा कोई नहीं। अन्वय व्यतिरेक, मैं ही मैं हूँ दूसरा कोई नहीं। तो ये जो वर्णन है उसने खुद के लिए कहा है कि मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, वादियों से कारवा तक, इस ज़मीं से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ। ये मेरी दृष्टि से ये वाग्भट का वर्णन है। वाग्भट इतनी जगह है, सभी जगह। आपको लगता है कि वाग्भट केवल सूत्र स्थान में है, सूत्र स्थान है तो वाग्भट नहीं है। मैं कहता हूँ निदाने माधव नष्टः, मेरा उस पर एक लेख है, निदान में माधव नष्ट हो गया, ऐसा। इसके बारे में मैंने बहुत सारी गालियाँ भी खाई लोगों की। निदाने माधव नष्टः, निदाने श्रेष्ठः कौन? निदाने वाग्भट श्रेष्ठः, सूत्रस्थाने स एव हि, शारीरे च चिकित्सायाम सर्वस्थानेषु वाग्भटः। और ये केवल बोलने के लिखने के लिए मैं प्रूव कर सकता हूँ। शारीर में सबसे श्रेष्ठ कौन है? सुश्रुत। शल्य में सबसे श्रेष्ठ कौन है? सुश्रुत, बराबर। सुश्रुत ने 20 शस्त्र बताया, वाग्भट ने कितने बताए? 26, 6 शस्त्र नहीं बताए। सुश्रुत के 18 अध्याय में 3 अंजन है, वाग्भट के एक अध्याय में 18 अंजन है। सुश्रुत को पिल्ल रोग पता नहीं है, वाग्भट को 18 पिल्ल रोग पता है। सुश्रुत में 9 बालक ग्रह है, वाग्भट में 12 बालक ग्रह है।
सुश्रुत में 8 बड़ों के ग्रह है, वाग्भट में 18 बड़ों के ग्रह है। ऐसे कुछ भी। गायनेकोलॉजिस्ट कौन होगा हमारे क्षेत्र में? सबसे अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट कौन होना चाहिए अगर सर्जरी की बात करेंगे वगैरह? तो आपको शारीरिक की दृष्टि से सुश्रुत होना चाहिए, लेकिन नहीं। दुनिया का सबसे पहला गायनेकोलॉजिस्ट वाग्भट है, क्योंकि उसने पहला स्पेक्युलम बनाया। योनि व्रणेक्षण यंत्र ये सुश्रुत में नहीं लिखा है, ये केवल वाग्भट ने लिखा है। अगर वाग्भट केवल सूत्र स्थान में श्रेष्ठ होता तो उसको क्या पता कि माता बहनों का योनि परीक्षण कैसे करते हैं। सुश्रुत ने कहीं पर नहीं लिखा कि योनि परीक्षण करना चाहिए। वाग्भट ने योनि परीक्षण लिखा, योनि परीक्षण के लिए जो यंत्र लगता है उसके डायमेंशंस लिखे। तो कौन ग्रेट है? सुश्रुत। चरक, चरक प्लस सुश्रुत मल्टीप्लाइड बाय स्मार्टनेस, दैट इज वाग्भट। सर्वस्थानेषु वाग्भट। नेक्स्ट। तो मैंने उसको चेंज किया, यही स्थूलस्य भेषजम, सही स्थूलस्य भेषजम। नेक्स्ट, आगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये मराठी इसलिए छोड़ दे रहा हूँ, ये फिर से कुछ रिजल्ट है उसको छोड़ देते हैं आगे, उसके आगे। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। ये दिखाया मैंने रिजल्ट आपको। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। जाने दो, जाने दो, जाने दो। हाँ, ये हो गया, विनर इज कल्प्रिट। नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये भी हो गया। नेक्स्ट। आपके इसका आंसर मिल गया, बलमांस क्षय, प्रोटीन लॉस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट। ये है लाजा। लाजा, ये ऊपर के जो है तंडुल की लाजा है, नीचे की जो है वो सोरगम ज्वार की लाजा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। हाँ, ये मैं करता हूँ। स्टॉप 1 डे आफ्टर एवरी 14 डेज। हर 14 दिन के बाद 1 दिन OHA मॉडर्न की मेडिसिन बंद करनी है, तो 98 डेज के बाद वो पूरी बंद हो जाती है। इंसुलिन टेपर आउट करने का तरीका 1 यूनिट अल्टरनेट डे आफ्टर चेकिंग द शुगर। नेक्स्ट। टाइप 1 इज़ वेरी डिफिकल्ट, आई हैव नॉट ट्रीटेड सो मेनी केसेस, इट इज़ वेरी मिजरेबल। हाँ, वो नहीं होता है, टाइप 1 के केसेस नहीं होते। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। हाँ, दिस इज माय मेथड टू ट्रीट डायबिटीज एंड ओबेसिटी। 70 मिनट चलो परिश्रम, 2 मिताहार, लाजा ले लो, रेगुलर ब्लड रिपोर्ट्स इन द लैब, नॉट इन द ग्लूकोमीटर, एंड औषध अन्न विहाराणाम उपयोगम स रिपोर्टकम। रिपोर्ट के साथ बात करो। आगे। नेक्स्ट, 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 लास्ट। हाँ, तो ये हम काम करते हैं। हाउ डू वी स्टडी? हमें ये समझ में कैसे आता है? ये उसका कारण है। ये अष्टांग हृदय के रचयिता वाग्भट के लिए मैं बोल रहा हूँ। ये गीता का श्लोक है, अनन्याश्चिंतयन्तु। वाग्भट छोड़कर किसी अन्य चीज़ का विचार नहीं करना है, अनन्य चिंतन। फिर नित्याभियुक्त, सॉरी, ये जना परि उपासते, परितः उपासनम। सभी ओर से वाग्भट को देखना है। परि इक्षा, परितः ईक्षणम। और नित्याभियुक्त, कभी कभार देख लिया ऐसे नहीं, ऑलवेज कनेक्टेड। रोज पढ़ना है। रोज एक सूत्रस्थान का अध्याय पढ़ोगे तो साल में 12 बार पढ़ के होता है। रोज वाग्भट का एक अध्याय पढ़ोगे तो साल में 3 बार पढ़ के होता है। तो नित्य अभियुक्त, अगर आप ये 3 चीज़ें करोगे, अनन्य चिंतन, परि उपासन और नित्याभियुक्त, तो वाग्भट आपको वचन देता है, योगक्षेमम वहाम्यहम। मैं तेरा योग और तेरा क्षेम दोनों चलाऊंगा। योग जो तेरे पास नहीं है वो ला के दूंगा, और क्षेम जो दिया है वो मेंटेन करके रखूंगा। और मेरे पिछले 33 साल फ्रॉम 1988 मेरी ज़िंदगी में मुझे जो कुछ चाहिए था वो सारा का सारा अकेले वाग्भट ने दिया है। नेक्स्ट, लास्ट, अगला प्रेजेंटेशन ले लो। ये 15 या 20 मिनट में पूरा करेंगे। नेक्स्ट, लगा दिया? हाँ, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। हाँ, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का मेरा मतलब है कि जो नॉन इन्फेक्शियस है और नॉन ट्रॉमा है, यानी मिथ्याहार विहार जन्य है वो। ये पहली केस है, स्पर्म काउंट नील है। हाँ, और 5 महीने के बाद स्पर्म काउंट है 1.2। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो ये देखिए, नील था, स्पर्म काउंट नील, कुछ नहीं है। नेक्स्ट, और स्पर्म काउंट है
0.2 मिलियन, 0.2 मिलियन बहुत हो गए। ये नॉर्मल है क्या? नॉर्मल नहीं है। लेकिन मास्टर एंड जॉनसन एंड्रोलॉजी का जो बेसिक टेक्स्ट बुक है वो कहता है कि 1 सिंगल स्पर्म विथ प्रॉपर मोटिलिटी इज सफिशिएंट फॉर फर्टिलिटी। एक स्पर्म, मिलियन नहीं, एक स्पर्म विथ प्रॉपर मोटिलिटी सफिशिएंट फॉर फर्टिलिटी। यहाँ तो 0.2 मिलियन है, यानी हज़ारों में हो गए वो। आगे नेक्स्ट, फिर उसके बाद उसका मिलियन काउंट हुआ 7 मिलियन, फिर उसका आईआई वगैरह हो गया, कंसीव हो गया, सारा ठीक हो गया। तो वी कैन ट्रीट एजूस्पर्मिया ऑल्सो। क्या? आई एम नॉट मेकिंग एनी टॉल क्लेम, आपके सामने रिपोर्ट है। वी कैन ट्रीट एजूस्पर्मिया ऑल्सो। हाउ? नेक्स्ट, आई एम पॉसिबल, यस आई एम पॉसिबल। नेक्स्ट, हाँ ये देखिए, ये एस्थेनोजोस्पर्मिया है। काउंट देखिए, रैपिडली प्रोग्रेसिव 0, स्लोली प्रोग्रेसिव 16, 16 + 0 16, तो मोटिलिटी इज वेरी लो। नीचे लिखा है सीवियर ऑलिगो एस्थेनोजोस्पर्मिया विथ लो काउंट, लो मोटिलिटी। उधर उसका यूएसजी है स्क्रोटम का, वो देखिए कितनी चीज़ें हैं, लेफ्ट साइड वेरिकोसिल, लेफ्ट एपिडेडाइमल सिस्ट, फ्यू स्क्रोटल वॉल वगैरह वगैरह, यानी एनाटॉमिकल प्रॉब्लम भी है, फिजियोलॉजिकल भी प्रॉब्लम है। आगे नेक्स्ट, ये है उससे भी बदतर है ये, रैपिडली प्रोग्रेसिव 16, स्लोली प्रोग्रेसिव 7, ऑलिगो एस्थेनोजोस्पर्मिया, टेस्टोस्टेरोन लेवल वेरी डाउन 165। दो अलग अलग पेशेंट है ये। नेक्स्ट, ये दोनों की बीबियों के नॉर्मल रिपोर्ट है, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद की पहली सोनोग्राफी के। विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स दोनों की जो बीबियाँ हैं वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव है। सो आई ट्रीटेड एजोस्पर्मिया, आई ट्रीटेड एस्थेनोजोस्पर्मिया विथ, किससे ट्रीट किया? नेक्स्ट, आगे आगे और एक आगे, हाँ इससे ट्रीट किया। ये भी एफडीए में रजिस्टर्ड है, ये भी अष्टांग हृदय वातव्याधि चिकित्सा से है। अभी ये कोई वाग्भट ने नहीं लिखा है कि ये स्पर्म पर काम करता है, और ना ही उसके कंटेंट देखकर आपको लगेगा ये स्पर्म पर काम करता है। इसका श्लोक है सहचरम सुरदारुस नागरम, ये 3 कंटेंट है उसमें। हाँ, पिबन तैल विमिश्रितम, वो तैल के साथ विमिश्रण करके पीना है। किस लिए? पवन पीड़ित देह गतिम द्रुत विलंबित गो भवती इच्छया। इसकी फलश्रुति क्या है? द्रुत विलंबित गो भवती इच्छया, इच्छा के अनुसार, द्रुत यानी फास्ट, विलंबित यानी दूर तक, गो यानी जाने वाला, गाहा खगाहा आकाश में जाने वाला, दुर्गाहा जाने के लिए कठिन, न गाहा न जाने वाला, तुरगाहा तेजी से जाने वाला। वैसे ये द्रुत विलंबित गो। हमारे स्पर्म में क्या प्रॉब्लम है? दे हैव लो मोटिलिटी, दे आर नॉट मूविंग, दे आर नाइदर द्रुत एंड दे कैन नॉट ट्रैवर्स द वजाइनल ट्रैक्ट। वो द्रुत भी नहीं है, विलंबित भी नहीं है, दे आर स्लो एंड स्लगिश। तो हमें काम क्या करना है? हमें उन स्पर्म को द्रुत विलंबित गो बनाना है। और वाग्भट ने लिखा है पवन पीड़ित देह गति द्रुत विलंबित गो भवती इच्छया, जितना चाहिए उतना। तो ये सोच कर वाग्भट ने लिखा, मेरी जिम्मेदारी नहीं भाई, तूने लिखा तू करके दिखा, और आपको मैंने रिपोर्ट दिखाया। तो जो वाग्भट ने लिखा है वातव्याधि के लिए, शरीर के लिए, हाथ पांव के लिए, वो मैंने यूज़ किया है स्पर्म में, और उसके रिजल्ट मैंने आपको दिखा दिए। और वो जब बनाया था सप्तधा भावित बनाई, इसकी सप्तधा भावित के कंसेप्ट मैंने आपको बता दी। 3 किलो चूर्ण को 21 किलो चूर्ण के काढ़े की भावना, उसको एब्सॉर्ब करना है उसमें, और उसके टैबलेटिंग। हाँ, तो ये सप्तधा भावित है, ये भी एफडीए में रजिस्टर्ड है, मेरी खुद की फार्मेसी का है, मैत्री आयुर्वेद फार्मेसी। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हाँ अभी ये है यूटेराइन प्लासेंटल इनसफिशियंसी। क्या है ये? यूटेराइन प्लासेंटल इनसफिशियंसी। अभी क्या बाहर से क्या पता चलेगा? खाक नाड़ी देख के कुछ पता चलेगा, इसे पेट देख के कुछ पता चलेगा? कुछ नहीं, ये तो सोनोग्राफी का डायग्नोसिस है। यूटेराइन प्लासेंटल इनसफिशियंसी, जो यूटेराइन आर्टरी है फिटस को सप्लाई करने वाली, उसका ल्यूमेन कम हो गया है और उसमें से ब्लड फ्लो नहीं है, तो वो बोले कि अबॉर्ट कर दो। और इट वॉज वेरी प्रेशियस प्रेगनेंसी फॉर दैट कपल, और ये गायनेकोलॉजिस्ट बोल रही कि उसको अबॉर्ट कर दो। अभी क्या करेंगे? तो बोला कि ऐसा है, क्या करेंगे? मैंने बोला आप 1 महीने भर का दवा लेके फिर सोनोग्राफी करके देखो। तो उसको मैंने 1.25 महीना ट्रीटमेंट दिया, 1 महीना 7 दिन, 5 वीक्स। 5 वीक्स ट्रीटमेंट देने के बाद नेक्स्ट आगे ले लो। हाँ, ये बड़ा करके दिखाया है कि ऊपर लिखा है सिंगल लाइव इंट्रायूटेराइन जेस्टेशन
विथ यूटेरोप्लासेंटल इनसफिशियंसी, ये पिछले रिपोर्ट का है। नेक्स्ट रिपोर्ट, हाँ पीछे पीछे ले लो, हाँ ये नीचे का रिपोर्ट देखिए, सिंगल लव इंट्रायूटेरन जेस्टेशन, एडिक्वेट फीटल ग्रोथ विद लिकर एंड नॉर्मल फीटो यूटेरोप्लासेंटल सर्कुलेशन। वो जो वहाँ का सर्कुलेशन है अंदर का, वो भी ठीक किया। क्या हुआ यहाँ पर, तो चरक ने लिखा गुडुची शोणित विबंध प्रशमनाना, शोणित का विबंध है, शोणित आगे नहीं जा रहा है, प्लासेंटल यूटेराइन इनसफिशियंसी है, गुडुची दे दी क्षीरपाक के रूप में, क्योंकि क्षीर देना चाहिए ना। मृदु अतीक्ष्ण ही औषधि ही गर्भिण्या व्याधीन उपाचरित, मृदु और अतीक्ष्ण औषध चाहिए तो क्षीरपाक के रूप में गुडुची दे दी। और ये 7 हफ्ते के बाद, 5 वीक्स के बाद, 1 मंथ एंड 7 डेज के बाद का ये रिपोर्ट है। नेक्स्ट, अभी ये बड़ा क्या बोलते हैं उसको, सेंसेशनल सब्जेक्ट है, इमोशनल, कि बाल झड़ रहे हैं। लड़कियों के फोटो दिखा नहीं सकता इसलिए लड़के का लगाया, पर इसके पेशेंट लड़कियां ज़्यादा होती है, लड़कियां नहीं लेडीज। 45 की उम्र में आके बोलेंगे सर बाल बहुत झड़ रहे हैं, अभी 45 की उम्र में क्या करूँगा, फेविकॉल लगाऊंगा उस पर। तो इतने लंबे समय तक लोगों को लगता है कि बाल रहने चाहिए, लेकिन ठीक है, यंग एज में ये ऐसा था। बिफोर ट्रीटमेंट 15 अगस्त को 1 महीने के बाद आधे बाल आ गए, 2 महीने के बाद पूरे बाल आ गए। ऐसे कई पेशेंट में होता है, 2 या 3 महीने में सभी के सभी बाल आ जाते हैं। क्या देते हैं उसमें, यष्टि और लाक्षा। क्या देते हैं, यष्टि और लाक्षा भग्ना अधिकार के द्रव्य है। कभी सुश्रुत का भग्ना अधिकार देखिए, उसने लिखा है यष्टि सिद्ध क्षीर लाक्षा के साथ देना चाहिए। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है शमनम नीलिका व्यंग केशदोषाक्षी राजिशु, केश दोषों में शमन नस्य करना चाहिए। और शमन नस्य के द्रव्य है घृत और दुग्ध, तो घृत का और दुग्ध का नस्य करता हूँ, कभी कभी यष्टि सिद्ध क्षीर का भी नस्य करता हूँ। दुग्ध का नस्य आपने सुना नहीं होगा, आप नस्य करते हो पंचेंद्रिय वर्धन तेल का, अणु तेल का, बला तेल का। मैंने तेल का नस्य मेरी ज़िंदगी में किसी पेशेंट को नहीं किया। घृत नस्य करना है या फिर क्षीर नस्य करना है या सिद्ध क्षीरपाक नस्य करना है। नेक्स्ट, फिर ये तारुण्य पिटिका है, ये भी लड़कियों का फोटो लगा नहीं सकता इसलिए लड़का का लगाया है, लेकिन आते हैं लड़कियां ज़्यादा। तो ये यहाँ से यहाँ 6 वीक में, लेकिन लड़कियों के बारे में 2 से 4 मेंसेस लगते हैं। लड़कों में इस तरह से नहीं होता है, वो जनरली 6 वीक्स में ठीक होते हैं। 6 वीक्स में क्यों, मैं रसशास्त्र यूज़ नहीं करता हूँ, आई डोंट कंसिडर रसशास्त्र एज आयुर्वेद। रसशास्त्र आयुर्वेद की बाहर की बात है, लेकिन रसशास्त्र के जो सबसे प्रसिद्ध 2 कल्प है उनकी फलश्रुति का जो कालावधि है वो 42 दिन है। सूतशेखर की फलश्रुति है मंडलान्नात्र संदेहो सर्वरोग हरपराः। आरोग्यवर्धिनी की फलश्रुति है मंडलम सेविता ह्येषा हंति कुष्ठान्यशेषतः। एक मंडल का मतलब होता है 6 वीक्स अर्थात 42 दिन। तो 42 दिन शुड बी द ट्रीटमेंट असेसमेंट कालावधि। तो ये 42 दिन में इतना ठीक हुआ है। ऐसी लड़कियां 4 मेंसेस में या 2 मेंसेस में ठीक हो जाती है। इसमें क्या देते हैं, इसमें देते हैं नेक्स्ट, ये सारीवादी, ये वाग्भट का सारीवादी गण है। सारी वो शिर काश्मीरीय मधुक शिशिर द्वयम यष्टि परुषकम हंति दाह पित्तासुर त्रुट ज्वरान। सारीवा और यष्टि ये 2 ही कंटेंट उसमें से लिए हैं, बाकी के बहुत महंगे इसलिए नहीं डालता हूँ। और फिर घृतनस्य चलता है, क्षीरनस्य चलता है, मसूर दाल का क्षीर के साथ आलेपन चलता है, एलादी तेल का आलेपन चलता है। एलादी जो है, एलादी गण जो आता है ये वाग्भट सूत्रस्थान 15 का सेकंड लास्ट गण है। एलादी गण का सिद्ध तेल मिलता है केरलीय फार्मेसी का, तो वो केर तेल के रूप में यूज़ करते हैं, तिल तेल में नहीं। केर तेल का मतलब होता है कोकोनट ऑयल में सिद्ध होता है एलादी गण। और एलादी तेल का जो फलश्रुति है वो है एलादिको वातकफो विषम च विनियच्छति वर्णप्रसादनः कंडुपिटिका कोठनाशनः। वर्णप्रसादनः कंडुपिटिका कोठनाशनः। तो वाग्भट बोलता है ना, वो करने का, अपना दिमाग नहीं लगाने का। उसने बोला मैंने किया तो रिजल्ट आ गया क्या, हाँ आ गया रिजल्ट। तो एलादी बहुत अच्छा है। एलादी इज सुगंधी द्रव्य गण, तो जितना रक्त का क्लेद है, रक्त का विसर्गंध है, वो सारा एलादी गण से नष्ट होता है। इसलिए जो नॉन हीलिंग डायबिटिक वुंड आपको बताए उसमें जो रोपण के लिए बाह्यता काम करते हैं वो एलादी गण का तेल का काम करते हैं। और बैंडेज बहुत कम होता है, 1 या 2 लेयर्स होते हैं। इफ़ देयर इज़ ब्रीदिंग
देन द हीलिंग विल बी फास्टर। एंड धूपन का यूज़ करते, धूपन के बारे में कभी बाद में बताएंगे। तो यह है एलादि, एला युग्म तुरुष्क कुष्ठफलिनी मांसी जलध्यामकम स्पृक्का चोरक चोच पत्रतगर स्थौणेय जाति रसा शुक्तिर्व्याघ्रण कोमराभम गुरु श्रीवास कुंकुमम चंडा गुग्गुल देव धूप कपुरा पुन्नाग नागा वयम। 64 द्रव्य है। कितने? 64 द्रव्य मैंने आपको 1 मिनट में बता दिए। दैट इज वाग्भट। वाग्भट ने जो सूत्रस्थान 15 लिखा वो सारे गणों को उसने रिदमिक बनाया। मदन मधुक लंबा निम्ब बिंबी विशाला तर्वसुगुड़ मूर्वा देवदाली कृमिघ्नम विदुर्दहन चित्रा कोशवत्यो करंजा कणलवणवचैला सरशपाश्चरदनानी। ये वमन के द्रव्य है, लेकिन रिदम दिखना कितना अच्छा है। सारे कटुतिक्त द्रव्य है, बहुत बुरे हैं, लेकिन सुनते वक्त ऐसा लगा, अच्छा लगा। पद्मक पुंड्र वृद्धि करद श्रृंगी प्रता दश जीवन संज्ञा सन्य कराग्रन तीरण पित्तम प्रीणन जीवन वृहण वृषा। एक भी द्रव्य छूटेगा नहीं। दैट इज वाग्भट। हमारी सारी जिंदगी चलती है, जिंदगी का इंजन वाग्भट है, जिंदगी की पटरी वाग्भट है, जिंदगी का फ्यूल वाग्भट है, एवरीथिंग वाग्भट। बा खुदा तुम्ही हो। नेक्स्ट ये है हृदगते वाते शालीपर्णी सिद्धम पयः। हाँ, पहले द्रव्य बता देता हूँ। औषध क्या दिया? हृदगते वाते शालीपर्णी सिद्धम पयः। इतना बड़ा लिखा चरक ने, वाग्भट ने लिखा हृत्स्थे पय स्थिरा सिद्धम। हृत्स्थे पयः स्थिरा सिद्धम। शालीपर्णी क्षीरपा आपको हृदय रोग में देना है। एक्चुअली हृदगत वात है। ये वात हो, पित्त हो, कफ हो, क्या फर्क पड़ता है? अगर शालीपर्णी हृदयगत वात को नष्ट करती है, इसका मतलब शालीपर्णी हृदय में जाती है। अगर पित्त है तो शालीपर्णी सारीवा, शालीपर्णी यष्टि, शालीपर्णी मुस्ता। अगर कफ है तो शालीपर्णी शुंठी, शालीपर्णी पिप्पली। क्या प्रॉब्लम? क्षीरपा की देना है ना, जाने वाली शालीपर्णी है। गामित्व देखिए, और ये देखिए LVF कितना है? 40, और TVD है पूरा का पूरा। नेक्स्ट डे बाईपास के लिए बोला था, और मेरे क्लिनिक में वेटिंग से क्लिनिक के केबिन तक आने के लिए 8 स्टेप लगते हैं, 8 कदम। वो 8 कदम भी नहीं आ पाई। उतना आने के बाद एग्जामिनेशन टेबल पे गई नहीं वो। इतना उसको क्या बोलते हैं, उसको SOB, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, इतना था। फिर उसको ट्रीटमेंट दिया 1.5 महीने का। 1.5 महीने के बाद नेक्स्ट, हाँ ये देखो 40% था 17 मई को। नेक्स्ट ये तारीख कहाँ गई? 27/6 को, यानी 1.5 महीने के बाद LVA 45% था। उस दिन वो आई, मैंने बोला अभी क्या करो, ये हमारा 3 मंजिल का बिल्डिंग है, वो चढ़ के आ जाओ। सो 3 फ्लोर्स वो चढ़ के गई, उतर के आए, और फिर केबिन में आके बैठ गए। देयर इज़ नो SOB, नो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ओनली 1 ड्रग, शालीपर्णी। शालीपर्णी की 7 भावना दी हुई टैबलेट और शालीपर्णी सिद्ध क्षीरपाक, बस इतना ही। वो क्या कह रहे हैं वो देखो, जो कह रहे हैं वो करो, और उतनी मात्रा में करो, उतने काल तक करो। मात्रा कालाश्रया युक्ति। नेक्स्ट, हाँ, दिस इज द कोर प्रैक्टिस जिस पर रोजी रोटी चलती है। एक ज़माना था कि पैसा ही नहीं था। अगर आज स्कूटर पंचर हो गई तो घर कैसे जाएंगे? ऐसी परिस्थिति थी कि पूरा हफ्ते में मैं ही क्लिनिक में जाता था और मैं ही वापस आता था। देयर वॉज नॉट अ सिंगल पेशेंट। बड़े बुरे हाल थे। शादी हुई थी अभी अभी, और किराना के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे। तो ये लक्ष्मी चल के आई उस दिन। 72 साल की लेडी थी, तो उसकी बेटी 50 साल की, वो मेरे पास आई। बोली मेरी माताजी है, बेड रिडन है घर में, और आप घर में उसको विजिट करने के लिए आएंगे क्या? मुझे तो एकदम लड्डू फूट गए, ऐसे सारे एप्पल उड़ गए ऐसे होम विजिट। तो उसने पूछा कि सर होम विजिट का कितना चार्ज लेंगे? पेशेंट से पैसा ही लिया नहीं कभी, तो होम विजिट का चार्ज क्या? मैंने देखते बाद में देखते हो। फिर उसके होम गया मैं, और वो लेडी देखी, 72 साल की दादी माँ लेटी थी, और उसके MRI उसने दिए मुझे। MRI का 1 प्लेट देखा, 2 प्लेट देखे, देखने चाहिए ना गए तो कुछ समझ में तो आता नहीं हमको। फिर रख दिया उसको। रिपोर्ट देखो बोला, तो प्रिंटेड रिपोर्ट लिया, L1 to S1 सीवियरली डिजेनरेटेड। अभी क्या खाक करोगे तुम उसमें? उसको जहांगीर हॉस्पिटल से घर में भेज दिया है कि सर्जरी नहीं हो सकती इसकी, क्योंकि इतना टूटा है, क्या रिपेयर करेंगे उसमें? कहीं पर धक्का लग गया तो पूरा पैरालाइज हो जाएगा। तो वैसे भी 72 हो गए हैं, जितना बचा कुचा ज़िंदगी है, पेन किलर लेते लेते पड़े रहो। उसका सारा टॉयलेट यूरिन बेड में ही हो रहा था। तो मैंने उसकी तरफ देखा, अभी चेक करने को चाहिए ना कुछ तो। मैंने बोला आपका कमर दिखाओ, उधर हो जाओ। ऐसे बोला
इतना दुख रहा है मेरा, मैं कैसे टर्न हो जाऊंगी, नहीं हो सकती। क्या कर सकते हैं ना, कुछ नहीं। तो मैं बोला चलो ठीक है मैं आता हूँ। तो जो 50 साल की उसकी बेटी थी वो बोली सर औषध लेने के लिए कब आ जाऊँ, यानी इतना सारा पुअर शो देखने के बाद भी उसको औषध चाहिए था। हाँ ले जा। तो शाम को आ गई, मैंने उसको 14 दिन का औषध दे दिया। बोला 3 बार ये भोजन से पहले ले लो और बाद में बताओ। बाद में बताओ, मुझे पता था कि क्या को आएगी ना, ये ऐसा सारा इतना हुआ है तो क्या करेंगे हम उसमें। और 14 दिन के बाद वो जो लेडी थी 72 की बेड रिडन, वो ऐसे चलते चलते अपने पाँव पर चलते चलते मेरे क्लिनिक में आ गई। मैं तो ऐसे भूत देखा ऐसे देख रहा था। मैंने उनको पूछा कहीं दूसरी जगह ट्रीटमेंट ली क्या आपने? वो बोले नहीं आपने ही ट्रीटमेंट दिया था। फिर बोला क्या सही में? उसके बाद मैंने उसको आगे 1 महीना ट्रीटमेंट दी, 6 वीक्स। उसके बाद वो 14 साल आगे विदाउट एनी पेन, विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी पेन किलर वो जिंदा रही। एट द एज ऑफ 86 शी डाइड।